साथियों, लोन डिफॉल्ट के सेशन में आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस इंपॉर्टेंट के पीछे कारण ये है कि जब कभी ये कहा जाता है कि 10 लाख के लोन का सेटलमेंट 1 लाख रुपए में हो जाएगा, तो जाहिर सी मन में एक बात उठती है कि किसी लोन डिफॉल्टर ने 10 लाख रुपए का लोन लिया, अब उसका सेटलमेंट 1 लाख में कैसे हो जाएगा। बात गले नहीं उतरती है, लेकिन ये बात सच है। ऐसा क्यों होता है? क्यों एनबीएफसी कंपनी जिसने कि 10 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन दिया है, वह उस 10 लाख के अनसिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट 1, 1.5 या 2 लाख में कर देती है। आज इसी टॉपिक पर हमारा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसे यदि आप अंत तक सुनेंगे तो आपके मन की सारी क्वेरीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड हमारा हर वीडियो हमारे YouTube चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर पोस्ट है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें, आपके हर सवाल का जवाब हमारे YouTube चैनल पर मिलेगा। इसके बावजूद भी यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है आपको, उस पर कॉल करके आप कॉल बुक करवा के आप हमसे बात कर सकते हैं, और आपके लोन से संदर्भित कोई भी ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप कॉल बुक करवा सकते हैं। अब साथियों, जो आज का हमारा टॉपिक है, जहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि क्यों एनबीएफसी कंपनियां जो है वह 10 लाख के लोन का सेटलमेंट चंद लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में कर देती है। तो इसको समझने से पहले मैं आज आपको 20 साल पुरानी जगह पे ले जाना चाहूंगा कि आज से 20 साल पहले, 15-20 साल पहले जब किसी इंसान को लोन की जरूरत होती थी ना, तो उसको नाको चने चबाने पड़ते थे। यानी कि लोन किसी एरे गेरे नत्थु खेरे को दिया ही नहीं जाता था, क्योंकि उस समय केवल और केवल नेशनलाइज सरकारी बैंकें हुआ करती थी। एनबीएफसी का कहीं पर भी आपको नामो निशान देखने नहीं मिलता था। लेकिन 2000 के दशक के बाद एनबीएफसी कंपनी आई और एनबीएफसी कंपनियों ने मार्केट में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। आज भी यदि आप किसी सरकारी बैंक या नेशनलाइज बैंक में यदि लोन लेने जाओगे ना, तो आपको 1000 दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वो कागज आपसे मांगे जाएंगे जो आप सोच ही नहीं सकते हो, और इसके बावजूद लोन मिलता है कितना, आपकी जरूरत के हिसाब से कम। लेकिन वहीं पर अगर हम नेशनलाइज बैंक की बात करें तो पर्सनल लोन लेना है, बिजनेस लोन लेना है, यदि आपको एजुकेशन लोन लेना है तो आपके लिए असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन वही एनबीएफसी में जाओ तो आपको वहां पर अनसिक्योर्ड लोन आपको चाहिए उतना मिल जाता है। यहां तक कि अब यहां पर मैं एक बात खुली कहना चाहूंगा कि एनबीएफसी कंपनी के इतने डिफॉल्टर्स क्यों हैं? क्या इसके लिए केवल लोन डिफॉल्टर जिम्मेदार है? लोग लोन नहीं भर पा रहे हैं, महीने की मासिक किस्त उनकी जो है उनकी आमदनी से ज्यादा हो गई है, तो इसका असल जिम्मेदार कौन है? इसका असल जिम्मेदार है खुद एनबीएफसी कंपनियां। क्योंकि आप जब किसी को लोन देते हो तो उस व्यक्ति का नाम, उसका पैन कार्ड आपके पास आ जाता है, आपके पास सिविल रिकॉर्ड चेक करने का तरीका भी है, आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हैं, आप लोगों के स्टेटमेंट भी देखते हैं। जब ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि उस व्यक्ति को जो आप लोन दे रहे हैं वह आपके लोन स्टेटमेंट जो उनका बैंक स्टेटमेंट है वो उसके अनुरूप ही नहीं है, पहले से ही व्यक्ति 2, 4, 5, 6, 7, 10 कंपनियों की ईएमआई भर रहा है, इसके बावजूद भी लोन दिया जा रहा है। अब यहां पर केवल लोन डिफॉल्टर जिम्मेदार नहीं है, यहां जिम्मेदार है खुद एनबीएफसी कंपनियां। अब बात ये होती है कि एनबीएफसी कंपनियों की तरफ से लोगों को फोन आते हैं कि सर आपके क्रेडिट कार्ड पे प्री अप्रूव्ड लोन वो सैंक्शन हुआ है, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन आपको ये इजीली लोन प्रोवाइड हो जाएगा। या फिर पर्सनल लोन ऑफर करते, बिजनेस लोन ऑफर करते, कोई भी एप्लीकेशन डाल लो, आप अपना नाम, पैन कार्ड नंबर डाल दो, आपको प्री अप्रूव्ड लोन आज की तारीख में मिल जाता है। अब इस प्री अप्रूव्ड लोन को देने के लिए, यानी कि अनसिक्योर्ड लोन को देने के लिए बैंक जो है वह मजबूती नहीं रख पाती है, न वह लोगों के प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंट रखेगी क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है। अब वहां पर हो बमुश्किल है तो उनके चेक ले लिए,
उसके अलावा ईसीएस मैंडेट करा दिया और उसके अलावा कोई दूसरी फॉर्मेलिटीज नहीं की जाती है। अब जब कंपनी आपको अनसिक्योर्ड लोन दे रही है, अब यहां पर यदि कंपनी अपनी शर्तें टफ रखे ना कि भाई हम तो उसी को लोन देंगे जिसका सिविल स्कोर इतना ज्यादा होगा या जिसके बैंक स्टेटमेंट में अच्छे ट्रांजैक्शन मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी कंपनियां उनको टेक ओवर कर जाएगी। तो इन एनबीएफसी कंपनियों के आपस का जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में इनको अपनी शर्तों पे रियायतें देते हुए या कहूं कि अपनी शर्तों को तोड़ते हुए लोगों को लोन देने पड़ते हैं। वहीं पर लोन की जो सेल्स टीम है वह भी कम नहीं है, वह भी अपना फायदा देखती है, कुछ पैसा वो लोन से लेती है खर्चे पानी के नाम पर और उनके अच्छे खासे लोन सैंक्शन करवा के उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। अब यहां पर एक बात कहूंगा, यदि आप कार लोन लेते हैं, यदि आप होम लोन लेते हैं, यदि आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? 8%, 8.5%, 9%, मैक्सिमम 10%। लेकिन इन अनसिक्योर्ड लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट का तरीका है, जो इनके पेनल चार्जेस है, जो उनके ईएमआई बाउंसिंग के चार्जेस है, अदर प्रोसेसिंग चार्जेस है, यदि उन सारे चार्जेस को यदि आप इंक्लूड करके देखेंगे तो आपका यह रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी फाइनेंस कंपनी का तो 24% वार्षिक यानी कि 24% वार्षिक, तो किसी का 30%, किसी का 40% चला जाता है। वहीं यदि क्रेडिट कार्ड की बात करें तो 45 डेज आप बिना कोई ब्याज पे किए हुए आप शॉपिंग कर सकते हैं, उनके बिल का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप 45 दिन चूके नहीं या फिर आपने मिनिमम अमाउंट पे कर दिया तो आपके ऊपर वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट की बाढ़ सी लग गई, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। जब हम छोटे थे 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास में, तब हमने ब्याज दरें पढ़ी थी, एक साधारण ब्याज दर और एक चक्रवृद्धि ब्याज दर। तो यही चीजें इनके अंदर भी अप्लाई होती है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब इनकी ब्याज दरें इतनी ज्यादा है फिर भी लोग लोन ले रहे हैं, तो कंपनियां जो है, एनबीएफसी कंपनी जो है, वह ये मान के चलती है कि हमारा जो लोन दे रहे हैं उसका 20% या 25% हमारे लोन डूबे हुए हैं। लेकिन इन 25% लोगों की रिकवरी उन लोगों से की जाए जो कि अपने लोन को टाइम पे रीपे करते हैं, जो अपने सिविल स्कोर की चिंता करते हैं, जिनके घर यदि रिकवरी एजेंट जाए तो वह अपनी बदनामी से डरते हैं, या जिनसे ऊंची आवाज में बात करो तो वह मोहल्ले के इकट्ठे होने के डर से वह किसी भी तरीके से पेमेंट करेंगे। तो ऐसे 70-75% जो कि कभी डिफॉल्ट नहीं होना चाहते, येन केन प्रकार, उन 70-75% लोगों से इन 25% लोगों की भी रिकवरी हो जाती है। कहने का मतलब कि कंपनी ने यदि 100 करोड़ का लोन बांटा है तो कंपनी ये जानती है कि 75 करोड़ का जो लोन है वो हमारा डूबने वाला नहीं है, और यदि इधर 25 करोड़ रुपया डूब भी गया तो हम उन 75 करोड़ पे इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, इतने चार्जेस ले रहे हैं, इतनी प्रोसेसिंग फीस हम ले रहे हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर अब आपने कोई लोन लिया, आप वह लोन डिफॉल्ट कर गए, पहला महीना रिकवरी एजेंट्स के कॉल आएंगे, घर पे विजिट करना चालू कर देते हैं। दूसरा महीना बाउंस हुआ तो रिकवरी एजेंट अपनी शक्ति दिखाना चालू कर देते हैं। आपको पुलिस और वकील के नाम से फर्जी कॉल आते हैं, आपको डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, पेमेंट के लिए प्री लिटिगेशन नोटिस वगैरह आते रहते हैं। लेकिन आपने तीसरा महीना डिफॉल्ट किया, यानी कि आपका लोन हो गया एनपीए। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब आपका लोन एनपीए हो गया, आपके लोन से कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, और एनपीए होने के बाद जब आप कोई राशि जमा कराते हैं तो वह आपके ब्याज और पेनल्टीज के अंदर जमा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब आपका लोन डूब रहा है, जब आपका लोन राइट ऑफ हो चुका है, अब वो पैसा आना ही नहीं है, साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से इस पैसे की उगाई अब नहीं हो सकती है।
क्योंकि कंपनी क्या करती है, आपकी मान लीजिए आपने 5 साल का लोन लिया, आपकी 60 ईएमआई है। अब आपकी एक ईएमआई बाउंस हो गई, उस एक ईएमआई के लिए सेक्शन 25 का केस होता है। अब आपने वो एक ईएमआई नोटिस पे ही दे दी, सेक्शन 25 का मामला खत्म हो गया। कोर्ट में पहली हियरिंग पर उपस्थित होकर आपने अपनी जमानत करवा दी और कोर्ट के सामने कह दिया कि हुक्म में तो समन पे पेश हो गया, सेक्शन 25 का मामला है, केवल 1 ईएमआई का मामला है, मैं कंपनी के नाम से डीडी बना के लाया हूं, कंपनी वालों को बुलाया जाएगा और उस मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा। कंपनी वाले भी वहां जिद पर पकड़ कर नहीं बैठ सकते कि नहीं हम तो समझौते ही नहीं करेंगे, क्योंकि उस कोर्ट के अंदर उनके ढेरों केसेस चल रहे हैं, तो उनको कोर्ट को भी हैप्पी रखना है, लोक अदालतों में मामले देने हैं। क्योंकि अगर किसी एनबीएफसी कंपनी के यदि 200, 300, 500 मुकदमे चल रहे हैं किसी एक कोर्ट के अंदर, तो लोक अदालत में कोर्ट भी अपेक्षा करती है कि लोक अदालत में उनके मामले सेटल हो। ऐसी स्थिति में उनको सेटलमेंट करना पड़ता है। अब सेक्शन 25 हो या 138 एनआई एक्ट हो, दोनों के अंदर जब बाउंसिंग हुई उसके 30 दिन के भीतर लीगल नोटिस भेजना है। 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो ऐसी स्थिति के अंदर 1 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल करनी होती है। कंप्लेंट फाइल करने के बाद आजकल तो नया कानून लागू हो गया है कि कॉग्निजेंस लेने से पहले जो पक्षकार है, अभियुक्त है, आरोपी है, उसको नोटिस जाएगा बीएनएस की धारा के अंतर्गत, बीएनएसएस की धारा के अंतर्गत कि भाई तुम ये कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, इस मैटर में आपको कोई आपत्ति है तो आपत्ति प्रस्तुत करो। इस मामले में जब केस दर्ज होता है और केस के समन जारी होंगे, समन के बाद बेलेबल वारंट और वारंट की स्थिति आती है, उस पूरी प्रक्रिया के अंदर करीब साल, 1.5 साल या कहीं कहीं तो 2-2 साल गुजर जाते हैं। इसीलिए कंपनी इतना लंबा टाइम वेट नहीं कर सकती है। अब आर्बिट्रेशन की नोटिस आए। अब आर्बिट्रेशन की नोटिस में पब्लिक आज इतनी अवेयर हो गई है कि आर्बिट्रेशन, प्री आर्बिट्रेशन नोटिस आया तो जो लोनी डिफॉल्टर है वह प्री आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हैं। उसके बाद भी उन्होंने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया तो उस नोटिस पर भी वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हैं। उस आर्बिट्रेटर के अवार्ड को कहीं पर भी हुआ तो आज की तारीख में संबंधित लोनी का जो अकाउंट है, जो लोनी का निवास स्थान है, वहां उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो वहां पर भी सिविल कोर्ट में अब उनको दिक्कतें आने लग गई है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उनके आधार पर उनके एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहे हैं, उनके अवार्ड खारिज हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बैंकों के पास कोई ऐसा सशक्त हथियार नहीं बचा कि वो रिकवरी कर पाए। दूसरी बात, 10 लाख का लोन दिया है, 10 लाख का सिविल सूट फाइल करे तो किसी स्टेट में 1.25 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, किसी स्टेट में 1 लाख, तो कहीं 80,000। तो ऐसी स्थिति में एनबीएफसी कंपनियां यदि रिकवरी का सूट भी लगाती है तो उसके एग्जीक्यूशन में भी उसे वही दिक्कतें आनी है जो कि आर्बिट्रेशन के टाइम पे आती है। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए कंपनी, क्योंकि कंपनी लिटिगेशन में जाएगी ना तो उसको भी तो एडवोकेट को फीस देनी है, उन कोर्ट खर्चे मैनेज करने हैं, स्टाम्प ड्यूटी पे करनी है, पीएफ खर्चे मैनेज करने हैं, और उसके बाद कंपनी के एक स्टाफ को ऑलरेडी कोर्ट में अपॉइंट करके रखना है जिसकी उनको सैलरी पे करनी है। तो इन सारी परिस्थितियों के दौरान ये सारे हथकंडे अपनाने के पश्चात भी कंपनी अनसिक्योर्ड लोन की जो है वो रिकवरी नहीं कर पाती है। और डिफॉल्टर डरते हैं तो किस चीज से? सिविल से, मेरा सिविल खराब हो जाएगा। अब जिन लोगों को जो लोन के दलदल में फंस गए उनको सिविल की चिंता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका लोन 180 दिन के ऊपर डिफॉल्ट हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के पास कोई विकल्प नहीं है कि आपसे वो लोन की राशि की रिकवरी कर पाए। तो ऐसी स्थिति में कंपनी खुद आपको सेटलमेंट का ऑफर करती है, और सेटलमेंट का ऑफर करती है, और वहां पर यदि आपके पास राशि की व्यवस्था नहीं है तो 1 लाख 1.5 लाख के अंदर भी सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मुझे एक घटना याद आ रही है। आज सुबह ही मुझे एक व्यक्ति का फोन आया, उन्होंने कहा कि सर शनिवार को मुझे कंपनी ने सेटलमेंट का लेटर दिया, 13 लाख का लोन था, सेटलमेंट का लेटर दिया उन्होंने 3 लाख का। अब शनिवार की मेरे पास शाम को लेटर आया तो मैं गया और सोमवार को मैंने पैसे जमा करा दिए। अब कंपनी वालों ने पल्ला झाड़ दिया। जी हां, बिल्कुल पल्ला झाड़ेंगे ही, क्योंकि शनिवार को जो आपको लोन सेंक्शन लेटर, सेटलमेंट लेटर दिया था, उसमें सेटलमेंट की डेट जो दे रखी थी उसी दिन की दे रखी थी। और आपने क्या किया? आपने सोचा कि शनिवार को ऑफिस बंद है,
मैं रविवार छोड़ के सोमवार को जमा करा देता हूं। आपने सोमवार को जमा कराया और आपका पैसा जमा हो गया ब्याज के अंदर, पेनल्टीज के अंदर। क्यों? गलती आपकी है कि आपने लोन सेटलमेंट लेटर को पढ़ा ही नहीं। यदि आप किसी भी एडवोकेट को या किसी भी कंसल्टेंट को यदि 2 पैसा देकर यदि आप उस सेटलमेंट लेटर को पढ़वाते और उनसे राय लेते तो वह आपको जमा कराने की राय कभी भी नहीं देते, और यहां पर आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तो ये गलती साथियों कभी नहीं करनी है। जब लोन सेटलमेंट का ऑफर दिया जा रहा है तो मैं आपको यही कहूंगा कि लोन सेटलमेंट के मैटर में सबसे पहले लोन सेटलमेंट लेटर लो, उसके टर्म एंड कंडीशन क्या है उनको पढ़ो और उनके टर्म एंड कंडीशन के अनुसार ही आप आगे की कार्रवाई करो। तो साथियों ये कारण है कि अगर 10 लाख का भी लोन है ना तो उनका सेटलमेंट हो सकता है महज लाख 1.5 लाख रुपए के अंदर। और यदि आप भी मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, ढेरों लोन हो चुके हैं, आपकी मासिक आमदनी से ज्यादा आप पर ईएमआई हो चुकी है, घर में सुकून की नींद आप नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भी हमारी सलाह ये रहेगी कि ऐसी स्थिति में उस एक लोन को या 2 लोन को 4 लोन को चुकाने के लिए कोई नए लोन लेकर दूसरी फाइनेंस कंपनी को मत डुबाओ और अपनी परेशानी मत बढ़ाओ, क्योंकि ये परेशानियां फिर आपको जीवन भर भुगतनी पड़ती है। परिवार को विश्वास मिले और इन चीजों का समाधान निकाले। इन चीजों के समाधान भी मौजूद है, बशर्ते आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवोकेट से राय लें। कई लोगों का कहना होता है कि सर वकीलों से बात भी करते हैं ना तो फीस देनी पड़ती है। तो मैं खुले रूप से एक बात कहूं ना, वकील को कोई एक पेन एक किताब फ्री में नहीं देता है, उसके कोई दूसरे इंडस्ट्रीज नहीं चल रहे, वो जो करता है ना यहां से करता है और उसके लिए उसको कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आपके लिए चक्रव्यूह में से निकालने की जो रणनीति होती है ना वो एडवोकेट की होती है। तो जाहिर सी बात है कोई भी एडवोकेट बिना कंसल्टेशन चार्ज लिए या बिना अपनी फीस लिए अगर आपका काम करेगा तो ये बात आप गले कैसे उतरेगी। दूसरी बात ये, जब आज की तारीख में आप 50,000 लाख 2 लाख रुपए के महीने की ईएमआई भर रहे हो, वहीं कोई मामूली कंसल्टेशन फीस के अंदर या मामूली सर्विस चार्जेस के अंदर कोई एडवोकेट आपको सर्विसेज देता है और वहां पर भी यदि आपको आपत्ति होती है तो फिर आप लोन पर लोन लेकर लोन भरने के लिए स्वतंत्र है। आप 5 नहीं 10 कंपनी को डुबाइए, 15 कंपनी को डुबाइए, लेकिन अपने परिवार को मत डुबाइए, क्योंकि ये एक दिन ये चीज रुक जाएगी। कई लोग कार्ड रोटेशन पे बिलीव करते हैं, 5-5 10-10 क्रेडिट कार्ड है, एक का उठाते हैं, दूसरे का विड्रॉल करते हैं, तीसरे का यूज करते हैं और एक के ऊपर एक को रोटेशन करते जाते हैं। अपने आप को बड़े चालाक समझते और इसी चालाकी के भंवरजाल में वो उलझ कर रह जाते हैं। साथियों खुली एडवाइस है, एक अच्छा एडवोकेट आपको किसी भी चक्रव्यूह से निकाल सकता है। आप अपने क्षेत्र के नजदीकी फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवोकेट से मिले, उनसे सजेशन लें, क्योंकि यदि आप किसी कॉल बुक करके एडवोकेट से भी चर्चा करेंगे ना, उनसे भी आपको घंटा भर चर्चा करनी पड़ेगी। और जब भी किसी एडवोकेट से ऑनलाइन कंसल्ट करें या ऑफलाइन कंसल्ट करें, तब आपको एक चार्ट बनाना चाहिए जिसमें कौन सी कंपनी से आपने लोन लिया है, उस कंपनी के बीओ, सीओ और आरओ का एचओ का एड्रेस क्या है, उसकी लिस्ट बनाइए, कितने का लोन लिया और कितनी ईएमआई है, पहली ईएमआई किस डेट को थी, कितनी ईएमआई चुका चुके हो, आप लिया है आपने, और इसके बाद कितनी ईएमआई बाकी है, किस तारीख से आप डिफॉल्ट हो और क्या परिस्थितियां है और आप क्या राहत चाहते हो। इन्हीं मुद्दों के साथ आपको एक एडवोकेट से कंसल्ट करना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि कर्ज के दलदल में डूबकर कई लोग आत्महत्या करते जा रहे हैं, अपने जीवन को समाप्त करते जा रहे हैं और अपने परिवार को बेसहारा करते जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि लोन के दलदल से निकलना है तो एक एक्सपर्ट एडवाइस जरूरी है। हमसे बात करना चाहते हैं, कॉल बुक करके बात कर सकते हैं, किसी भी लीगल नोटिस के बारे में चर्चा करना चाहते हैं चर्चा कर सकते हैं और भी आगे के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, कॉल बुक कर सकते हैं। और एक बार कहूंगा, चैनल पे विजिट करेंगे तो हो सकता है कॉल बुक करने की जरूरत भी नहीं पड़े। साथ ही यदि आपका कोई साथी, कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में फंस चुका है और उसको निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है ना, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि किसी की जिंदगी बचा सकता है ये वीडियो। तो आज का वीडियो कैसा लगा? आज का टॉपिक जो है कि 10 लाख के लोन का भी सेटलमेंट हो सकता है 1 से 1.5 लाख में, बात पर सहमत है तो अपना जवाब जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपको
इसी प्रकार की अपडेट जानकारियां मिलती रहे। और एक बात कहूंगा, हमारे वीडियो पे आज की तारीख में 21% केवल सब्सक्राइबर देख रहे हैं और 79% अनसब्सक्राइब जिन्होंने किया ही नहीं है वो देख रहे हैं। यही कारण है कि आपको प्रत्येक अपडेट टाइम पर नहीं मिल पाता है। इसीलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो पोस्ट हो ना तो सबसे पहले आपके पास अपडेट आए। साथियों, यदि आपके पास कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है ना तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। चाहे प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है या फिर आर्बिट्रेशन का डायरेक्ट नोटिस आया है, आप उसकी आपत्ति उसका जवाब दे, नहीं तो आपको महंगा पड़ेगा। साथ ही एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप लोन डिफॉल्ट होने वाले हैं और कोई वाजिब परिस्थिति आए ना तो आप प्री नोटिस भी कंपनी को भेज सकते हैं जो आपका डिफेंस करेगा और कंपनी से आपका लोन मोरेटोरियम, लोन रीस्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं भी आपको प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर। और एक बात कहूंगा कि मेनली आप हमारे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों को आप सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दीजिए, क्योंकि प्रत्येक अपडेट हमारे दोनों जगह एक साथ पोस्ट होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।